वेलकम गाइस। आज पुनः स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 के इंफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को गाइस हम लोग हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल। तो इसमें अगर हम रूल फर्स्ट को देखें तो वो होता है पहचान। किसी भी सेंटेंस में सबसे इनकी प्रथम चीज़ यही आता है कि उस सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, और जब तक हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं हम उसको बना नहीं पाते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, या था, ये थी, ये थे, या, ये इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है ना? इसको हम लिख लेंगे। ता था, ती थी, ते थे, तो था, या, ये इत्यादि शब्द आते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर हम इसके अफर्मेटिव की बात करें रूल सेकेंड के रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें गाइस तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगती है यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। वह कल रोई थी। वह कल रोई थी। मैंने खाना खाया था। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे अगर यहाँ पे है वह कल रोई थी, तो आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला हम लोग फार्मूला के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, इसमें सब्जेक्ट है वह। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके जेंडर क्या बता रहा है। वह कल रोई थी, अर्थात किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना? तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी। अब उसके बाद देखेंगे हम वर्ब। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है यहाँ पे। तो वर्ब यहाँ पे कौन है? मैंने पहले भी आपसे बताया है, जैसा कार्य हो रहा है वही क्या होता है? वर्ब हो रहा है। यहाँ पे कैसा कार्य हो रहा है? रोने का काम हो रहा है। यहाँ पे रोने का काम हो रहा है तो ये यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे खाने का काम हो रहा है तो ये यहाँ का वर्ब है। ठीक है ना? तो हो जाएगा वह कल रोई थी। तो सी, वीप मतलब रोना होता है, मगर वीप का सेकेंड फॉर्म होता है वेप्ट। क्या होता है गाइस? वेप्ट। सी वेप्ट। सी वेप्ट। और पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिखते हैं। पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी क्या लिखते हैं गाइस? यस्टरडे लिखते हैं। ठीक
ठीक है ना। पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी क्या लिखते हैं गाइस? यस्टरडे लिखते हैं। बाकी इसके अलावा अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो कल की अंग्रेजी वहाँ पे टुमारो होता है। क्या होता है? टुमारो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। तो मैंने की अंग्रेजी क्या होगा गाइस? आई। क्या होगा? आई। और यहाँ पे वर्ब क्या है? खाया। तो खाना का इट होता है, मगर यहाँ पे इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो क्या होगा यहाँ पे? आई एट द फूड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग भी अगर चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसको लिखे हो ना, तो रहने दीजिए, आगे बढ़िए। इसको आप लोग लिखे हो। नेक्स्ट आप लोग एक तरह से लिखते चलिए, ठीक ना। रोल नंबर 3, यदि वाक्य में जो प्रकट इम्फेस का प्रयोग हो रहा है तो डिड का प्रयोग करते हैं। प्रयोग यहाँ पे ये बताया जा रहा है बच्चों, यदि वाक्य में, यदि ऐसे ही वाक्यों में अगर इम्फेसिस का यूज हो रहा है, अर्थात किसी सेंटेंस में जोर प्रकट किया जा रहा है, जैसे अवश्य, जरूर या निश्चित ही, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं गाइस? उस शब्दों का, इनकी उस शब्दों का मीनिंग को नहीं लेकर के हम क्या करते हैं? वहाँ पे डिड का यूज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल को हम देखेंगे। आप लोग अवश्य चाय पिए थे। आप लोग अवश्य चाय पिए थे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अवश्य है, यही यहाँ पे क्या है? इम्फेसिस है। ये क्या यहाँ पे? इम्फेसिस है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ये चीज मिल गया है ना, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे इम्फेसिस मिल गया है, अवश्य मिल गया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम इस सेंटेंस के फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे आप लोग अवश्य चाय पिए थे, तो क्या आ जाएगा इस? आप लोग की अंग्रेजी यू, उसके बाद डिड, यू डिड, और चाय पीना क्या होता है? टेक द टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? अवश्य के लिए यहाँ पे हमने डिड का यूज किया। ओके,
एक इसका और एग्जाम्पल हम देख लेंगे। राधा बाजार जरूर गई थी। राधा बाजार जरूर गई थी, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, राधा डिड go to the market. ओके, इसके बाद गाइस पढ़ेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 4 पढ़ेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन कल विद्यालय नहीं गया था। मोहन कल विद्यालय नहीं गया था, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा मोहन did not, according to your formula we have to move forward। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट अर्थात मोहन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने did not लिखा, यहाँ पे did not लिखा मैंने। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, गया, गया का गो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। मोहन डिड नॉट गो, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या गाइस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, विद्यालय। ठीक है, स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से पहले आपको बताया हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, और कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गाइस, यस्टरडे। ओके, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों interrogative sentence, but there are twice kinds of interrogative sentence. First is interrogative word in beginning and second is interrogative word in between। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट interrogative word in beginning। ओके, रूल नंबर 3, interrogative sentence। interrogative word in beginning। इसका मतलब ये हुआ यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, और जिस किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है बच्चों, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हम पहले करते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। क्या है, डिड है। तो डिड का यूज हम पहले करेंगे, फार्मूला में डिड का यूज हम पहले करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस के ये चीज़। इसके अगर एग्जाम्पल के अनुसार हम समझें तो चीज़ें हमको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आप लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या मोहन बाजार से
रस लाया था। क्या मोहन बाजार से रस लाया था? क्या है? क्या मोहन बाजार से रस लाया था? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन बाजार से रस लाया था? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही पूछा गया आपसे क्या, प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। अगर ये क्या अगर इधर होता, बीच में होता, तो सबसे पहले हम इस क्या की अंग्रेजी लिखते, मगर ये क्या सेंटेंस में पहले ही आ गया है, वाक्य में पहले ही आ गया है, तो इसकी हम मीनिंग नहीं लिखेंगे, बस इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हम पहले कर देंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन। डिड मोहन। डिड मोहन। मोहन प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे? इसका पहला अक्षर हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है ना। डिड मोहन। अब क्या इसमें देखिए, हमने डिड का यूज करा, सब्जेक्ट का यूज करा, तो क्या है? वर्ड। वर्ड क्या है? लाया। तो लाया का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रिंग। डिड मोहन ब्रिंग। क्या लाता है मोहन? जूस। ब्रिंग द जूस। डिड मोहन ब्रिंग द जूस बाजार से। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम द। ओके। डिड मोहन ब्रिंग द जूस फ्रॉम। इसके बाद अगर मान लीजिए बच्चों, अगर ऐसे वाक्यों में अगर नहीं का प्रयोग आ जाता है, जैसे क्या मोहन बाजार से रस नहीं लाया था? क्या मोहन बाजार से रस नहीं लाया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड मोहन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट। नॉट ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। डिड मोहन नॉट ब्रिंग द जूस फ्रॉम द मार्केट। ये चीजें क्लियर हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 6 में आ जाएंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड इन बिटवीन। इन बिटवीन। ये फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला हम न्यू फार्मूला बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा आपका। इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आपका स्टार्टिंग में था तो हेल्पिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ड हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे, मगर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर बीच में है तो स्टार्टिंग में अर्थात शुरू में हम क्या लिख रहे हैं? उस इंट्रोगेटिव वर्ड की में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड अर्थात डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा बच्चों? फार्मूला होगा। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे। ये लोग सुबह में कहाँ गए थे? प्रश्न पूछा जा रहा है, वे लोग सुबह में कहाँ गए थे। देखिए गाइस, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है? कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी होता है? वेयर। वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? डिड। वेयर डिड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी दे। वेयर डिड दे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब गए, और इसमें क्या हो जाएगा? गो। वेयर डिड दे गो? कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। Where did they go in the morning? अगर ऐसे वाक्य में अगर पूछ ले, वे लोग सुबह में, इसका नेगेटिव हम दूसरा बनाते हैं। देखिए जैसे
मोनू मोनू अपना पाठ क्यों नहीं याद किया? क्यों नहीं याद किया? ठीक है, मोनू अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड मोनू, सब्जेक्ट लिखेंगे वाई डिड मोनू, उसके बाद नॉट मोनू। वाई डिड मोनू नॉट। अब इसमें क्या है, याद करना। याद करना क्या होगा, लर्न। लर्न किसका पाठ, अपना पाठ। तो हिज लेसन। वाई डिड मोनू नॉट लर्न हिज लेसन। हमारा पास्ट डेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।